राम राम जी सारे ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ांगे, भाग 18 के बारे में, जिसमें आपातकाल के बारे में लिख रखा है। उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आप सभी को कराऊंगा। उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा और फिर 5 क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगा। आप सभी को उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देकर जाना है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। आज हम संविधान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पार्ट 18। जो भाग 18 है संविधान का, मैंने आप सभी को बताया था कि संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हम आज पढ़ेंगे। उसमें कितनी अमेंडमेंट हुई है, कब कब लगाए जा सकते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस का संविधान में क्या लाभ है, हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। आप सभी को ये वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है और साथ साथ में नोट्स बना लेने हैं। तो भाई इमरजेंसी प्रोविजंस जो आपातकाल के प्रावधान हैं, या इनको उपबंध भी बोलते हैं। अंडर आर्टिकल, जो संविधान में आर्टिकल है उनमें 352 से 366 में इनका जिक्र किया गया है। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जब भी कोई भी इमरजेंसी इस देश में लगती है तो फेडरल सिस्टम अबोलिश हो जाता है। इसका क्या मतलब है उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो भाई जो फेडरल सिस्टम होता है, संघीय ढांचा, इसमें प्रोविजंस किए गए हैं जो हमने शेड्यूल 7 पढ़ा था। शेड्यूल नंबर 7 अनुसूची में हमने 7वां शेड्यूल पढ़ा था, 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, जिसमें 3 लिस्ट दी गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसका क्या मतलब है कि भाई संविधान में यूनियन लिस्ट भी बना रखी है कि भाई जो कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ जैसे कि रक्षा से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो सेंटर की सरकार लेगी, स्टेट की सरकार नहीं ले सकती। इसी तरीके से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर राज्य की सरकार अपना स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से उस पर कोई भी अपना वो बना सकती है रूल। और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें राज्य सरकार भी रूल बना सकती है और सेंटर की सरकार भी रूल बना सकती है। तो मैंने आप सभी को उसमें अच्छे तरीके से बताया था। तो भाई जो ये फेडरल सिस्टम है ये सारा का सारा अबोलिश हो जाता है, मतलब कि रद्द हो जाता है। और जितनी भी कंकरेंट लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है, इसके जो भी सब्जेक्ट है उन पर रूल कौन बनाएगी फिर अगर इमरजेंसी लग जाती है? तो यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे स्टेट लिस्ट पर रूल बना सकती है। अब हम बात करेंगे कि कितनी तरह की इमरजेंसी का प्रावधान पार्ट 18 में कर रखा है। तो भाई आप सभी को बता दूं कि 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं। उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 356 और अंडर आर्टिकल 360। एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई नेशनल इमरजेंसी की। तो भाई नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। तो अब इसके बारे में हम एक एक चीज़ करके पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले ये क्यों लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? तो भाई 3 सिचुएशंस में लगाई जाती है। तीनों सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। इसमें एक अमेंडमेंट भी हुई है, उसके ऊपर भी आप सभी को ध्यान देना है। तो सबसे पहली सिचुएशन है वॉर सिचुएशन।
अगर कोई वॉर हो गया, किसी के साथ वॉर भिड़ गया, आज तक ये 3 बार लगी है, उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा। दूसरा, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये होता है भाई बाह्य आक्रमण। और तीसरा होता है हमारा आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। जो हमारा ये तीसरा पॉइंट है सशस्त्र विद्रोह, ये मूल संविधान में नहीं था। जो मूल संविधान है जो हमने अपनाया था उसमें नहीं था, इसको बाद में लाया गया है। तो इसकी अमेंडमेंट आप सभी को ध्यान रखनी है। तो भाई यो जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट। मैंने आप सभी को ये पहले भी करवाई है, मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार में ये अमेंडमेंट आई थी। और मौलिक अधिकार भी इसमें 19(1)(f) और आर्टिकल 31 ख़त्म करके आर्टिकल 300A में डाल दिए गए थे। आप सभी को मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था। अब एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहूँगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में लगानी ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी पार्ट पर लगाई जा सकती है। मान लो कहीं पर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया या कोई और चीज़ है तो वो छोटे से भी पार्ट पर लगाई जा सकती है। हरियाणा के अंदर, किसी और स्टेट के अंदर, किसी छोटे पार्ट के ऊपर भी लगाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे देश के ऊपर लगाई जाए। आप सभी को ये तीनों पॉइंट याद कर लेने हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल इमरजेंसी किन सिचुएशन में नहीं लग सकती, और उसमें 3 ठीक दे देंगे और 1 गलत दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। तो आप सभी को ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए। और जो 44th अमेंडमेंट हुई थी उसके जब पहले इसका कौन सा वर्ड था, वो क्या यूज करते थे, तो वो मैं आप सभी को बता दूं। इससे पहले आर्म्ड रेबेलियन से पहले क्या वर्ड था, आंतरिक अशांति। इस प्रोविज़न का यूज करके इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 26 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी थी। जिसके बाद जब सरकार चेंज हुई और मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने इस आंतरिक अशांति वर्ड को हटाकर सशस्त्र विद्रोह डाल दिया और 44वां अमेंडमेंट कराया गया। यो सारा का सारा आप सब ने याद रखना है, सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं आप सब ने ये सारी चीज़ें इसलिए बताने आया हूँ ताकि आप एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट में आप अपने नोट्स बना लो और उसके बाद आप सभी को दोबारा कभी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आप सभी के नोट्स से ही पेपर क्लियर हो जाएगा। आप सभी को सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है। अब हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में और डीप से पढ़ेंगे। तो भाई जो नेशनल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर कौन कर सकता है, उसकी उद्घोषणा कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो डायरेक्ट नेशनल इमरजेंसी लगा दे? तो इसका आंसर है भाई नहीं लगा सकता। वो सिर्फ कब लगा सकता है, जब कैबिनेट गिव्स इट इन रिटर्न। जब तक देश की जो कैबिनेट है वो उसको लिखित में नहीं देती प्रेसिडेंट को, तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा जा सकती। नेशनल इमरजेंसी में हमने पढ़ लिया था कि एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है एक तो, इमरजेंसी जिसमें वॉर होता है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। वो आप सब ने पढ़ लिया था कि वॉर युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन जो बाह्य आक्रमण होता है उसके बारे में तो एक्सटर्नल इमरजेंसी लग गई। दूसरा इंटरनल, इसमें हमारा आर्म्ड रेबेलियन आ गया, सशस्त्र विद्रोह। आप सभी को वो चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है। किस अमेंडमेंट के थ्रू आया है वो चीज़ भी मैंने आप सभी को बता दी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये आज तक कितनी बार लगाई गई है।
तो नेशनल इमरजेंसी आज तक देश में सिर्फ 3 बार लगाई गई है। 1962 में चाइना इंडो वॉर, 1975 जो हमारी इंदिरा गांधी सरकार ने लगाई थी, कब लगी थी भाई ये? 26 जून को, ये आपको याद रखना है। 1962 में कब लगी थी? 26 अक्टूबर को। ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है कई बार। और तीसरी लगी थी भाई, इन दोनों के बीच में लगी थी वो 1971 में, जब हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय ये कब लगाई गई थी वो भी आप सभी को याद रखना है। 3 दिसंबर 1971 को इंडो पाक युद्ध के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। अब आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी की युद्ध घोषणा होगी, उसको इम्पोज कर दिया गया, इसके 1 महीने के अंदर अंदर तीस दिन के अंदर संसद के दोनों सदन कौन से भाई? राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में ये बिल पास होना चाहिए। उसके बाद ही ये लगातार रह सकती है 6 महीने तक। जब भी हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हर बार 6 महीने का प्रस्ताव हमें पास करवाना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इमरजेंसी इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन हर 6 महीने में इसको पास करवाना होगा। अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना कि मान लो राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी और 1 महीने के बाद संसद में पास हुई, तो संसद में पास होने से 6 महीने तक नहीं चलेगी ये। जिस दिन डेट ऑफ इश्यू हुई है, जिस दिन उद्घोषणा हुई है, उससे 6 महीने तक चलेगी एक बार में। तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, आर्टिकल 358 के तहत जो हमने पढ़े थे ना भाई, 6 हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी आर्टिकल 19 में। आप सभी को याद है कि असेंबली बना सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वे सारी की सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमने प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात करी थी, वे सारे के सारे जो भी प्रावधान हैं वे निरस्त हो जाते हैं। जो आर्टिकल 19 है वो ख़त्म हो जाता है एक तरीके से। और जैसे ही इमरजेंसी को वापस लिया जाएगा, ये खुद से पुनर्जीवित हो जाता है। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 359, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को छोड़कर किसी भी इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और 21 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो नहीं छीने जा सकते। इससे अलग जितने भी मौलिक अधिकार हमारे बच गए वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। अब आप सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 358 में ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट की तरफ से उद्घोषणा करी जाती है कि ये रूल ख़त्म कर दिया गया है, ये मौलिक अधिकार ख़त्म कर दिया गया है। जो आर्टिकल 19 के अंदर जो रूल्स होते हैं, जो हमारे प्रोविजंस होते हैं, वे पूरे देश में लागू होते हैं। बेशक नेशनल इमरजेंसी छोटे से क्षेत्र में लगाई गई हो, किसी स्टेट में गई हो, लेकिन पूरे देश में लागू होंगे। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी 359 के अंडर आते हैं वे उसी क्षेत्र में ख़त्म हो करे जाएंगे। तो आप सभी को दोनों के दोनों चीज़ें ध्यान से याद करनी है। 358 और 359 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 19 से रिलेटेड या फिर 20 और 21 से रिलेटेड। अब हम नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो इफेक्ट सबसे पहला,
पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, जो शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून कौन बनाएगा? जो सेंटर की सरकार है वो बनाएगी, जब ये इम्पोज हो जाएगी इमरजेंसी। तो आप सभी को ये चीज़ें छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन सीधा क्वेश्चन आता है इनसे। अब आप सभी को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर रूल ये बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि विधानसभाओं को भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा इस इमरजेंसी में भंग नहीं की जा सकती, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तब भंग कर दी जाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। तो जो लोकसभा है, अब ऐसा तो है नहीं भाई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, पाकिस्तान चाइना के साथ युद्ध चल रहा है और लोकसभा के इलेक्शन भी साथ साथ हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो नहीं सकता। इसी सिचुएशन के लिए ये प्रावधान किया गया है कि जब युद्ध चल रहा है या कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय पर लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। मान लो पहले 1 साल बढ़ा दिया, तब भी युद्ध चल रहा है या कोई नेशनल इमरजेंसी और बढ़ाने की आवश्यकता है तो 1-1 साल करके बढ़ाई जा सकती है। इसी के साथ साथ मैं आप सबने बताना चाहूँगा कि जो विधानसभा हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेंगी, उनको भी 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को इन चीज़ों को ध्यान से सुनना है। तो भाई, क्या नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, इसको चैलेंज किया जा सकता है भाई, जस्टिसेबल है। अगर सरकार ने गलत तरीके से इसको लगाया है तो उसको हटवाया भी जा सकता है। दूसरा, 1 माह के अंदर कितने बहुमत से नेशनल इमरजेंसी प्रस्ताव पास होना चाहिए? तो आप सभी को ध्यान रखना है 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा इसमें प्रस्ताव पास होना चाहिए। बीच में लोकसभा का विघटन हो गया तो प्रस्ताव पास करने के लिए कौन से 30 दिन माने जाएंगे? तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, मान लो कैबिनेट ने लिख के दे दिया और प्रेसिडेंट ने भाई नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, उसके बाद लोकसभा का विघटन हो गया और इसके बाद 30 दिन कौन से माने जाएंगे? तो उसका है भाई, जो लोकसभा नई निर्वाचित होकर आएगी उसकी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रस्ताव पास करवाना होगा, तभी ये मान्य होगा। नहीं तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्रवर्तन है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो इम्पोजमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊं तो जैसे नेशनल इमरजेंसी पर संसद का विशेष सत्र कैसे बुलाया जाएगा? तो मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो इसको 2 तरीके से बुलाया जा सकता है। मान लो अगर सत्र पहले ही चल रहा है तो भाई जो लोकसभा के 1/10 मेंबर हैं, जो टोटल लोकसभा के मेंबर हैं उनका 1/10 भाग लिख कर देगा। किसको देगा? अगर सत्र चल रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष को। और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो किसको लिख कर देंगे? राष्ट्रपति को। इन दोनों का काम है कि जैसे ही उनको रिक्वेस्ट मिले 1/10 मेंबर्स की कि भाई विशेष स्तर करवाया जाना है और नेशनल इमरजेंसी के ऊपर विचार किया जाना है, तो 14 दिन के अंदर अंदर विशेष स्तर बुलाना होगा। आप सभी को ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं लोकसभा का। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस इमरजेंसी में, तो जो 1975 में लगी थी, मैं आप सभी को हमेशा लिख रहा हूँ कि 26 जून 1975, ये याद करना ज़रूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना थी, इसलिए पेपर में आ सकती है। 26 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी सरकार ने। जो ये लोकसभा चली थी, ये चली थी भाई 1971 से 77 तक।
इसको 2 बार बढ़ाया गया था, एक एक साल तक 2 बार बढ़ाया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पेपर में सीधी आ सकती है। जो ये इमरजेंसी है ये किसने लागू करी, किसने इसकी उद्घोषणा करी, तो उस समय के राष्ट्रपति का क्या नाम था वो आपको याद रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के आपातकाल की, जिसका नाम है प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल अनुच्छेद 356। आप सभी को ये ध्यान रखना है कि ये क्यों लगाया जाता है, ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन द स्टेट और यूटी। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्यों लगाई जाती है। जब संघीय ढांचा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ ढांचा है अगर वो गिर जाता है तो उसकी जगह पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये कैसे लगता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो गवर्नर है जो स्टेट के, जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, इम्पोज कर देंगे। आप सभी को सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा, इस वीडियो को आपको ऐसे ही देखते रहना है। प्रेसिडेंट रूल है जो वो 2 ग्राउंड्स पर लाग सके है, 2 ग्राउंड्स होने चाहिए इसके। सबसे पहला है 356 के अकॉर्डिंग ये मेंशन है, और दूसरा है 365 के अकॉर्डिंग। ये दोनों आर्टिकल्स बता रहा हूँ मैं आपको ध्यान रखने हैं। 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब प्रेसिडेंट फील करते हैं कि जो स्टेट है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही। स्टेट की परिभाषा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो अब आपको आगे जान लेना है। तो गवर्नर की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और उसके बाद 365 में क्या होगा, अगर जो स्टेट है वो सेंटर की जो गवर्नमेंट है उसकी डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रही है तो 365 के अधीन अधिकार मिलता है राष्ट्रपति को कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दें। आप सभी को दोनों याद करने हैं। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊं कि जैसे ही इसको इम्पोज करते हैं, अब दोनों चीज़ों में फ़र्क देख लेना भाई। जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए मैंने क्या बताया था कि 1 महीने के अंदर अंदर वो दोनों सदनों में पास होनी चाहिए, और उसके बाद वो 6 महीने तक लागू रहेगी, और 6 महीने करके इनडेफिनेट टाइम तक लगाई जा सकती है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, जो प्रेसिडेंट रूल है उसमें मैं आप सभी को बताऊं तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा, 2 महीने के अंदर जैसे ही उद्घोषणा होगी 2 महीने के अंदर दोनों सदनों में पास होना चाहिए। और इसको 6 महीने तक लगाया जा सकता है, और 6 महीने तक बार बार बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम पीरियड इसका कितना होना चाहिए, 3 साल। 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाई जा सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 साल वाला प्रोविज़न है ये कहाँ पर लगाया गया है, तो ये ऐड किया गया था, अमेंडमेंट हुई थी 59th अमेंडमेंट 1987 में हुई थी। इसी के तहत ये प्रोविज़न जोड़ा गया था कि मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक ही लगाया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो क्या होगा, तो या तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधानसभा है, या तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, या फिर उसको डिजोल्व कर दिया जाएगा, उसको भंग कर दिया जाएगा और दोबारा से इलेक्शन होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हमें 2 पॉइंट्स और याद करने हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप सभी को बुक से एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आप सभी इसको कभी नहीं भूलोगे। तो भाई 2 पॉइंट्स कौन से हैं, आफ्टर 1950 1950 के बाद जो प्रेसिडेंट रूल है
वो 100 से ज़्यादा बार लगाया जा चुका है। और दूसरा पॉइंट मैं आप सभी को याद कराना चाहूँगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, B.R. अम्बेडकर। इनके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो ड्राफ्टिंग कमेटी, किस चीज़ की? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। तो उसमें जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? B.R. अम्बेडकर। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कब फॉर्म करी गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने आर्टिकल 356 को क्या बोला? जो आर्टिकल 356 है, जो प्रेसिडेंट रूल है, उसको क्या कहा था? आर्टिकल विद अ डेड लेटर। आप सभी को ये ध्यान रखना है, ये सेइंग सीधी की सीधी पेपर में पूछी जा सकती है। अब हम बात करेंगे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, तो वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। इसका यूज आज तक इस देश में नहीं किया गया है। इसका क्या कारण होता है वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आप सबको। अगर सरकार को या प्रेसिडेंट को लगता है कि देश की आर्थिक हालात ख़राब हैं तो ये लगाई जाती है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत होती है इसमें। तो वो कितने मंथ में होती है? 2 मंथ्स। तो 2 मंथ के अंदर अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा। और इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है वो इंडेफिनेट होती है। अब मैं आप सभी को ये तीनों चीज़ इकट्ठा बताना चाहूँगा। जो नेशनल इमरजेंसी है 1 महीने में पास कराना होगा, रिक्वायर्ड है। उसके बाद 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। 6 महीने के लिए लगाते हुए, बार बार पास करवाते हुए इंडेफिनेट समय के लिए लगाई जा सकती है। जब हम दूसरी बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, तो 2 महीने में अप्रूवल रिक्वायर्ड। छः महीने चलेगी, फिर से 6 महीने के लिए पास करवानी पड़ेगी। और इसी तरीके से पास करते करते मैक्सिमम लिमिट है वो है 3 साल की। उसके बाद इसको पास नहीं किया जा सकता। जो तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें 2 महीने के अंदर पास करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके साथ साथ इसका जो मैक्सिमम समय है वो है इंडेफिनिट टाइम, अनिश्चित काल। तो आप सभी को ये तीनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके साथ साथ मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है इसमें सेंटर की पावर इंक्रीज हो जाती है, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं रहता। इसमें जो कर्मचारियों की या जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अधिकारियों की सभी की सैलरी और अलाउंस काटे जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा वो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो नहीं थी, लेकिन जब कोविड-19 आया था तब सारे सरकारी कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो डीए होता है वो काट लिया गया था। अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, लेकिन मैं आप सभी के लिए सिर्फ यही बात कहूँगा कि ये ना लगे तो ही अच्छा है। इसको भी कौन लगाता है, डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर आ जाती है कि जो सेंटर
गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसके जो टैक्स वैक्स का पैसा होता है, जितना भी उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि इतने % स्टेट रखेगी, इतने सेंटर रखेगी, वे सारे रूल कौन बना सकता है? प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो इस चीज़ को अमेंड कर सकता है। अब आप सभी को इन 5 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में देकर जाना है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कितने एक्टिव हो, कितना पढ़ रहे हो। और उसके साथ साथ अलग तरह के क्वेश्चन करवाने का मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि कुछ मैं पढ़ाऊँगा, कुछ आप खुद पढ़ोगे। जैसे अब मैंने भाई ये प्रीएम्बल के बारे में बोल दिया कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में 5 क्वेश्चन हैं, तो आप सभी को वो टॉपिक पूरा पढ़ना है। अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप पढ़ोगे और उसके बाद जवाब देकर जाओगे, जिसकी वजह से रिटेन पावर आपकी बढ़ती है, हमेशा आप याद रख पाओगे। तो भाई मैं आप सब तक बताना चाहूँगा कि पहला क्वेश्चन है प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना संविधान में कब जोड़ी गई थी या कब अपनाई गई थी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। आप सभी को ध्यान से इस चीज़ के लिए पढ़ना है, उसमें स्वतंत्रता के बारे में बात करी गई है, न्याय के बारे में बात करी गई है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि कितने तरह की न्याय की बात की गई है। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है क्या प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट हुई है, अगर हुई है तो कौन सी हुई है, किस सन में हुई थी। तो सारी की सारी चीज़ें आप सभी को याद करनी है। अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें अमेंडमेंट हुई है तो भाई आप सभी को उस टाइम की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप सभी को 5th क्वेश्चन का जवाब देना है अमेंडमेंट में कौन से शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो आप सभी को ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन याद करने हैं। अगर आपको पहले ही याद हैं तो आप सभी सीधा कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे, और अगर नहीं याद है तो आप इस टॉपिक को याद करोगे और उसके बाद जवाब देकर जाओगे। इससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब जवाब देकर जाओ। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी खुद के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आप सबका यह वीडियो समझ आई है तो आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक राम राम भाई सारन है।